नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में अब समय अधिक शेष नहीं है। 17 अप्रैल को इसका जो एग्ज़ाम है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित है और केवल कल का दिन ही शेष है। कल जो है एग्ज़ाम होना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। मैं सोच रहा था कि आपसे इस विषय में डिस्कस करूँगा। बहुत ही सारांश में हम इसे समझेंगे, जिससे इस नाटक से अगर यदि कोई प्रश्न आए तो वो गलत ना हो। ये नाटक जो है चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त शीर्षक नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का ये एक बहुत चर्चित नाटक है। यह नाटक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि NTA नेट JRF की परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में दोनों के पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है। इसके साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में यह शामिल है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने BA NEP तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में चंद्रगुप्त नाटक को सम्मिलित किया है, जो इसके महत्व को प्रतिपादित करता है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन हुआ है 1931 ईस्वी में प्रकाशित है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। तो पहली चीज़ है ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक वे नाटक होते हैं जिनके पात्र ऐतिहासिक होते हैं, जिनकी घटनाएं ऐतिहासिक होती हैं, इतिहास से संबंधित होती है, जिनका वर्णन ऐतिहासिक ग्रंथों में मिल जाता है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि 4 अंकों में विभक्त है। ये नाटक 4 अंकीय है। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का अद्भुत योग हुआ है। इसमें इतिहास भी है और कल्पना भी है। इसमें कुछ कल्पना भी है, क्योंकि एक साहित्यिक कृति है तो बिना कल्पना के उसमें रमणीयता नहीं आएगी, उसमें सौंदर्य नहीं आएगा। तो जहाँ आवश्यकता हुई है, प्रसाद जी ने कल्पना को भी मिश्रित किया है, और जहाँ सत्य की आवश्यकता थी उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र किया है। एक कथन है इस नाटक के बारे में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी लिखते हैं कि जहाँ तक संभव हुआ है इतिहास की मूल प्रकृति का अनुसरण किया गया है और सुसंबद्धता स्थापित की गई है, परंतु जहाँ कल्पना का प्रयोग नितांत आवश्यक है वहाँ नाटककार की स्वतंत्रता का भी प्रसाद में उपयुक्त आश्रय लिया है। जहाँ इसका मतलब है कि जहाँ पर सत्य की आवश्यकता थी, ऐतिहासिक चीज़ों की आवश्यकता थी, वहाँ ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है नाटक में, उनका सहारा लिया है। और जहाँ पर कल्पना की आवश्यकता थी तो एक नाटककार के हक से प्रसाद उनसे भी पीछे नहीं हटे। प्रसाद के नाटकों में एक बात और आती है नाटकों के बारे में कि प्रसाद के जो नाटक होते हैं ये मंच पर प्रदर्शित करने के लिए, इनमें जो है मंचीयता का जो गुण होता है, मंच में प्रदर्शन का जो गुण होता है वो बहुत कम होता है। ये मंच पर प्रस्तुत करने के काबिल नहीं होते। इनमें बराबर ये आरोप लगता है कि ये मंच पर जो है रंगमंच पे ये सफल नहीं होते। और प्रसाद जी का इस पर प्रत्युत्तर रहता था कि नाटक रंगमंच के लिए नहीं होना चाहिए, रंगमंच नाटकों के लिए होना चाहिए। तो प्रसाद के जो नाटक हैं वो भाषा को लेकर, अपने दृश्यों को लेकर इतना ज़्यादा क्लिष्ट हो जाते हैं कि पात्रों की अत्यधिक संख्या, दृश्यों की अत्यधिक संख्या, इस कारण ये इनका जो प्रदर्शन है वो रंगमंच पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इस नाटक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष पात्रों की। पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? तो पुरुष पात्रों की बात करें तो चाणक्य, विष्णुगुप्त। मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो पुरुष पात्रों में चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिसका नाम विष्णुगुप्त है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, ऐतिहासिक पात्र। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। नंद मगध का सम्राट, मगध सम्राट, ये नंद भी ऐतिहासिक है। राक्षस मगध का अमात्य है, ये मगध का मंत्री है, इनका मंत्री है। सक्टार ये भी मगध का मंत्री है। आम्भी ये तक्षशिला का राजकुमार, तक्षशिला का गुरुकुल है, जहाँ पर मौर्य जहाँ पर जो है चाणक्य जो है वो स्नातक है, शिक्षा देता है, शिक्षक भी है, स्नातक भी था वहाँ से। फिर सिंहरण है, मालवा का
मालवा गढ़मुखी कुमार का पुत्र है। पर्वतेश्वर, जिसको पोरस भी कहते हैं इतिहास में, तो ये पर्वतेश्वर वही पोरस है। पंजाब का यानी पंचनद का राजा है। सिकंदर ये ग्रीक विजेता है और फिलिप्स जो है सिकंदर का शत्रु है। मौर्य सेनापति ये चंद्रगुप्त के पिता हैं। सेल्यूकस जो सेल्यूकस हैं ये सिकंदर के का सेनापति है। और दंडयायन ये एक तपस्वी है। तो ये तो एक पुरुष पात्रों की बात हुई जो महत्वपूर्ण है। पात्र भी इससे पूछे जा सकते हैं। स्त्री पात्रों में अगर बात करें तो सबसे पहले अलका है, ये तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी ये सक्टार की कन्या है। कल्याणी, कल्याणी जो है ये मगध की राजकुमारी है। नीला, लीला ये कल्याणी की सहेलियां हैं। ये एनटीए नेट में पूछा गया था, नेट जा रहा था इसके बारे में, इस पात्र के बारे में पूछा गया। नीला, नीला ये कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका ये सुंद देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, जिसका बाद में चंद्रगुप्त से प्रेम होता है, चंद्रगुप्त से विवाह होता है। तो चंद्रगुप्त एक तरह से यह नायिका है इस नाटक की, और चंद्रगुप्त इसका नायक हुआ और कार्नेलिया से नायिका हो गई, इसका विवाह होता है इससे चंद्रगुप्त का। मौर्य पत्नी ये चंद्रगुप्त की माँ है, एलिस कार्नेलिया की सहेली। ये इसके पात्र हुए, पुरुष पात्र एवं स्त्री पात्र। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके कथा के सारांश की। तो इस कथा को समझें इससे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका प्रकाशन जो है 1931 में हुआ। इससे पहले ये लिखा जा चुका था, 1931 में था प्रकाशन। इसका तात्पर्य है कि अब अगर हम एक चीज़ और देखें, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो इस नाटक में जो ऐतिहासिक घटना है उनमें प्रमुख है कि यूनानी आक्रमण होता है, नंदवंश का उन्मूलन होता है। नंदवंश का उन्मूलन चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य के निर्देशन में करवाया जाता है। तो ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, नंदवंश का उन्मूलन और आक्रमण होता है, और दूसरा ये है कि नंदवंश का उन्मूलन होता है। उसके बाद सेल्यूकस का आक्रमण होता है। ये कुछ जो घटनाएं हैं ये ऐतिहासिक, इसमें कल्पना भी। तो जब हम घटनाओं की बात करेंगे, इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं इसके सारांश की बात करेंगे, तो हमारे पास चंद्रगुप्त नाटक है और चंद्रगुप्त नाटक को हम देखते हैं तो इसका जो प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ जो होता है इसका प्रारंभ होता है यवनों के आक्रमण की पृष्ठभूमि है। और प्रथम दृष्टि में दिखाया जाता है कि आम्भीक, और प्रथम दृष्टि देखिए तो वहाँ चाणक्य है, चंद्रगुप्त बाद में आता है, चाणक्य है, आम्भीक है, सिंहरण है और अलका। तो आम्भीक इसमें जो है, जो आम्भीक है, इसे ऐसा लगता है कि जिसका देश है, मतलब उस समय क्या था कि अपने अपने राज्य को ही ये देश समझते थे। आर्यावर्त की जो पृष्ठभूमि थी, एक अखंड भारत की संकल्पना नहीं थी। अब 1931 में अगर ये लिखा गया है तो ये समझ लीजिए प्रकाशित हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रसाद प्रकारांतर से एक दूसरी समस्या के सामने रखते थे। 1931 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो यवन आक्रमण की बात की गई है, इसमें यवन आक्रमण की बात की गई है। यवन आक्रमण अगर देखें प्रकारांतर में, उस समय तत्कालीन परिस्थिति को अगर देखें तो अंग्रेज थे जो विदेशी थे। अब इसमें जो दिखाया गया है कि नंद जैसे राज शासक थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेशियों को भी प्रश्रय देते थे। तो अगर हम देखें तो भारत के भी ऐसे राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से मिल जाते थे। और जिस प्रकार चाणक्य, चंद्रगुप्त, आम्भी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, कल्याणी, अलका, ये लोग जिस तरह देशभक्त हैं इस नाटक में, इसी प्रकार उस समय भी भगत सिंह, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग खड़े थे
ये लोग भी देश की रक्षा के लिए खड़े थे। तो अगर हम प्रकारांतर से देखें तो दूसरी पृष्ठभूमि प्रसाद ने यह भी रखी है। अब जब हम बात करते हैं प्रथम दृश्य की, तो अम्भी को ऐसा लगता है कि सिंहरण और ये चाणक्य जो है, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं इनके राज्य के खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा है। इनका राज्य क्या है, तो इनका जो राज्य है इसके खिलाफ, तक्षशिला के खिलाफ कुछ कर रहा है। मतलब तक्षशिला के जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं, तक्षशिला के जो राजा हैं वो उनसे मिल गए हैं, यवनों से मिल गए, सिकंदर से मिल गए अपने लालच में। और वे चूंकि उनका जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है यवनों से मिल गए हैं, तो यवनों को विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आम्भिक उनका पुत्र है तो आम्भिक भी उनकी तरफ है, तो उसे आम्भिक को ऐसा लगता है कि ये मेरे पिता के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। तो इस चीज़ को लेके वो पूछता है, कहता है तुम मेरे राज्य में रहते हो और मेरी आज्ञा का पालन करो, बताओ क्या बात चल रही थी, कौन सी तुम लोग षड्यंत्र रच रहे हो। तो सिंहरण कहता है कि किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं है। तो कहता है तुम मेरे राज्य में रह रहे हो। इस बात पर बहस होती है कि मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ। तो इस पर जो मुख्य कथन है, तो आम्ही कहता है कि बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न में पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन हो रहा है। चाणक्य भी बीच में आ जाता है। चाणक्य जब रोकता है तो कहता है कि मेरे अन्न में पलकर, इसे अभिमान होता है कि तुम मेरे अन्न में पल रहे हो। ये कथन है इसका, आम्भिक का। तो चाणक्य कहता है राजकुमार, ये इंपॉर्टेंट कथन है, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न में पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्फूटों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। तो चाणक्य स्पष्ट करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं किसी के राज्य में रह नहीं रहा हूँ और यहाँ पर जो नियम लागू होंगे, जो आदेश होगा, वो केवल आचार्य का, यानी गुरुकुल का नियम लागू होगा। तुम राजा होगे तो अपने घर के होगे, गुरुकुल के राजा नहीं हो। तो इस पर बहस होती है। आम्भिक को जो आम्भिक है वो सिंहरण को मारना चाहता है। जिसकी बहन है अलका बीच बचाव करती है। अलका को सिंहरण से अनुराग हो जाता है। फिर अनुराग में ही देखो, सिंहरण कहता है कि गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञा अवज्ञा के कान से सुनी जाती है। अलका अनुरक्त है तो भाई को रोकती है। इस वन निर्झर में समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है। जाने अलका को जो है उस सिंहरण से अनुराग हो जाता है। वो भाई से कहती है जाने दो। सिंहरण कहता है वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं चल रहा, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। मतलब तुम लोग जो कुचक्र कर रहे हो, जो विदेशियों का साथ दे रहे हो, यमनों का साथ दे रहे हो, उनसे तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम विदेशियों से मिल रहे हो तो तुम्हारा सर्वनाश तो निश्चित है। और वो कहता है वो जो इधर से समाप्त हो जाता है। अब अलका जो है, अब इसमें सिंहरण का कथन है, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अनुकूल बना ही लूँगा, फिर किस बात की चिंता। सिंहरण कहता है अलका से कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। तो इसकी अगर हम कथा विन्यास की बात करें तो अलका देशभक्त है। वो अपने भाई का और अपने पिता का विरोध करती है, अपने भाई का विरोध करती है, अपने पिता का विरोध करती है, और विरोध में खड़े होकर अपने देश के लिए जो है सिंहरण का साथ देती है, चाणक्य का साथ देती है, चंद्रगुप्त का साथ देती है। भाई इसके विरोध में है। चाणक्य और अन्य
स्नातक होते हैं वो राजा नंद के दरबार में जाते हैं, नंद से बताने के लिए कि हम शिक्षित होकर आए हैं गुरुकुल से, क्योंकि राजकोष से हमें शिक्षा मिली है। तो नंद कहता है कि इसकी परीक्षा लो, कात्यायन से कहता है इसकी परीक्षा लो। तो कात्यायन कहते हैं कि मैं परीक्षा नहीं ले सकता, जिस गुरुकुल से मैं पढ़ के आया हूँ अगर वहाँ के स्नातकों की मैं परीक्षा लूँगा तो मेरी जो है अपने गुरुओं के प्रति अवज्ञा होगी, अविश्वास होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जो नंद है वो कहता है लेकिन ये तो हमारे राजकोष से ही खर्च से ही पढ़ते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है कि हम इनकी शिक्षा का मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या सीखा। इस पर बहस होती है। चाणक्य को चोटी शिखा पकड़ कर बाहर निकाला जाता है, चंद्रगुप्त उसके बीच में आता है, चंद्रगुप्त से कहा जाता है तुम ही निकल जाओ यहाँ से। चाणक्य इस अपमान को सहता है और शपथ लेता है कि जब तक मैं नंदवंश का उन्मूलन नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा बांधूंगा। चाणक्य को बंदी बना लिया जाता है और बंदी गृह में डाल दिया जाता है। घटनाक्रम आगे बढ़ता है, समझाता है। कात्यायन और राक्षस जिनके मंत्री हैं समझाने जाते हैं, कहते हैं कि तुम तो विद्वान व्यक्ति हो, तुम मेरे भाषा शास्त्र का में मेरी सहायता करो, मैं नृत्य लिख रहा हूँ उसमें मेरी मदद करो। तो चाणक्य जो है मना करता है, कहता है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। इसका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। उस बीच चंद्रगुप्त आता है, बलपूर्वक अपने गुरु चाणक्य को छुड़ा ले जाता है। राक्षस कहता है कि सैनिकों, चंद्रगुप्त कहता है कि मुर्दों में बोलने की शक्ति नहीं होती, आप लोग शांत बैठे नहीं, सभी को मैंने मार दिया, लेकर चला जाता है। अब पोरस अकेला है, पोरस अकेला लड़ रहा था। तो पोरस अकेला लड़ रहा था यवनों से, सिकंदर। पोरस अकेले जीत नहीं सकता था। तो चाणक्य सोच रहा था कि नंद भी उसकी सहायता करें, नंद मना कर देता है। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, ये सभी लोग जो है उसकी तरफ खड़े होते हैं, पोरस की तरफ। पोरस को भी समझाते हैं कि मगध से सहायता को, वो मना कर देता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम है, और न चाहते हुए भी हार जाता है पोरस। प्रत्युत्तर हार जाता है, प्रत्युत्तर पराजित होता है, तो प्रत्युत्तर अधीन हो जाता है सिकंदर की। सिंहरण बंदी होता है, अलका सशर्त उसकी महारानी बनने को तैयार होती है कि सिंहरण को छोड़ दो। और जैसे ही जब सिकंदर बुलाता है अपनी सहायता के लिए, तो इधर ये जो अलका है वो भागा। इन बातों के अतिरिक्त फिर दूसरी बात आती है कि फिर से जब सेना आक्रमण करती है तो चाणक्य जो है एक नीति बनाता है और वो अफवाह फैला देता है कि पीछे जो है मगध के लाखों सैनिक हैं, जिससे यवनों के सैनिकों में भय फैल जाता है और वो पीछे हटने लगते हैं। जब पीछे हटने लगते हैं तो सिकंदर पर आक्रमण कर दिया जाता है, वो जो है हथियार डाल देता है, फिर क्षमा प्रार्थना करता है, उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद घटनाक्रम ये है कि अब उसके बाद आता है मगध की राजनीति। मगध में नंद है। नंद को सकटार के हाथ चंद्रगुप्त मरवा देता है। सकटार के हाथों, सकटार जिसकी पुत्री सुवासिनी है, क्योंकि सकटार को नंद ने निर्वासित कर दिया था, उसके बच्चों की हत्या कर दी थी, सुवासिनी से बची थी, तो प्रतिशोध भी था, उसकी हत्या करवा देता है चाणक्य। अब दूसरा एक जो कांटा था चंद्रगुप्त के सामने वो ये था कि ये पर्वतेश्वर चाहता था कि मगध का राजा उसको बना दिया जाता है चंद्रगुप्त को। तो ये चाहता है कि मैं भी, आधा मगध मेरा भी हो, मगध का आधा राज्य मेरा भी है। और कल्याणी को वो चाहता है
कल्याणी से कहता है, पसंद करता है, अनुरक्त है। और कल्याणी से कहता है कि आधा राज्य मुझे मिल जाएगा, आधा तुम्हारा है, तो पूरा मगध हमारा हो जाएगा। कल्याणी जो है उसकी हत्या कर देती है, वो मगध का बंटवारा नहीं चाहती, वो एक राज्य चाहती है, उसकी हत्या कर देती है। और चूंकि चंद्रगुप्त जो है उसके पिता के हार के कारण थे, प्रभाव कारण थे, तो वो चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं कर पाती और वो अपनी हत्या कर लेती, आत्महत्या कर लेती है। तो जब वो आत्महत्या कर लेती है तो चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त से कि अब तुम्हें निष्कंटक राज्य मिल गया। तो चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव इतनी जो है निष्ठुरता। उसमें चाणक्य कहता है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में। अब निष्कंटक राज्य हो जाता है। फिर इसके बाद का घटनाक्रम है कि कार्नेलिया और जो कार्नेलिया है, कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की कन्या, सेल्यूकस भी आक्रमण करता है। तो कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह करवा देता है। पहले संधि होती है तो चाणक्य को लगता है कि जो कागज पर संधियां की जाती हैं वो बहुत लंबे समय तक स्वार्थों को नहीं दबा पाती, तो एक ऐसा हृदय का संबंध जोड़ देता है, संबंधी बना देता है कि अब झगड़ा ना हो और चंद्रगुप्त निष्कंटक राज्य। चंद्रगुप्त को बचाने के लिए जो है मालविका भी अपने प्राण दे देती है। षड्यंत्र होता है उसको मारने का, तो वो लेट जाती है। सुवासिनी आत्महत्या कर लेती। मालविका के अलावा जो ये कल्याणी है, कल्याणी भी चंद्रगुप्त से अनुरक्त होती है। कल्याणी जो है आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी आत्महत्या कर लेती है। कल्याणी आत्महत्या कर लेती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पिता हैं चंद्रगुप्त जो है उनकी हत्या में शामिल है, तो और वो उससे प्रेम भी करती है, तो अपराध वो आत्महत्या कर लेती है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह हो जाता है। अलका और सिंहरण का विवाह हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चंद्रगुप्त जो है निष्कंटक राज्य करने लगे। इसके उपरांत जो है अगले चरण में मौर्य जो चंद्रगुप्त के पिताजी हैं, चंद्रगुप्त के पिता मौर्य सेनापति और उनके माता पिता को निर्वासित हो जाते, और उनके माता पिता और चाणक्य निर्वासित हो जाते हैं, राजकाज छोड़ देते हैं और राक्षस और कात्यायन के भरोसे छोड़कर वो चले जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं। इस तरह अखंड भारत का जो सपना था आर्यावर्त का, वो इसमें पूरा होता है और चंद्रगुप्त जो है हल्का भोग करता है। इसलिए चंद्रगुप्त जो है इस नाटक का नायक है। तो ये मुख्य बातें हैं, इस एक सारांश है इस नाटक का। अब कुछ जो है प्रमुख जो है कथन है, इसमें जो महत्वपूर्ण है, कुछ गीत हैं। चूँकि प्रसाद एक महत्वपूर्ण कवि हैं, तो वो अपनी कविता जो है नाटकों में भी ला देते हैं, तो इसके जो है कविताएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूछी जाती है कौन गाता है, तो प्रथम अंक की अगर बात करें तो द्वितीय दशक में सुवासिनी गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, न तो मस्तक गर्वहन करते, यौवन के धन रस कन डरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो। तो ये महत्वपूर्ण गीत है जो द्वितीय दृश्य में है और ये पहला गीत है। उसके बाद द्वितीय दृश्य में एक गीत आता है राक्षस, जो कि गाता है, पहला सुवासिनी गाती है, राक्षस गाता है, निकल मत बाहर दुर्बल आ, लगेगा तुझे हंसी का शीत। उसके बाद पांचवें दृश्य में अगर हम देखते हैं तो चाणक्य नंद से कहता है कि खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न में पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल तर्कणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निश्चेष है। तो ये वो प्रतिज्ञा है जो वो करता है अपने अपमान पर चाणक्य नंद के प्रति, और बंदी बना दिया जाता है। सप्तम दशक में चाणक्य जो है वरुण से कहता है कि त्याग, क्षमा, ताप, और जब वो चाणक्य को डराना चाहते हैं
कारागार से, कालकोठरी से। तो चाणक्य कहता है कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए हैं, लोहे और सोने के सामने झुकने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। अब लोहे और सोने के सामने झुकने से प्रतीक है, लोहा प्रतीक है शक्ति का और सोना प्रतीक है लालच का। तो कहते हैं कि धन का, तो हम शक्ति और धन के लालच से झुकने वाले नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। चाणक्य वरुण से कहता है, जब वो कहता है कि जब वरुण से कहता है कि नृत्य लिखने में मेरी मदद करो, तो चाणक्य कहता है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण कथन है। हो सकता है चाणक्य से जब यह पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कारागार में, तो कहता है नीचों के हाथ इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। चाणक्य पर्वतेश्वर से कहता है, जब पर्वतेश्वर ये कहता है कि ये तो शूद्र बालक है चंद्रगुप्त, और इसे कैसे तुम सम्राट बना रहे हो, इस पर वो प्रत्युत्तर में कहता है कि मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजा ने संस्कृत से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोषी है। तो उन्होंने कहा कि जिसके अंदर क्षत्रियत्व के गुण हैं वही क्षत्रिय है, तो जाति से मतलब नहीं है, उसके अंदर क्षत्रियत्व के गुण है, तो उसे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण का अधिकार है, तो उसे सम्राट बना सकता है। अलका का स्वगत कथन है। स्वगत का मतलब होता है अपने आप से। चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यौनों के साथी। जब आंधी और कारका, वृष्टि, अवकर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक होना। वो जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य चूँकि यौनों से कुछ बात कर रहे होते हैं, तो उसे लगता है कि लग रहा है चाणक्य और चंद्रगुप्त भी अलका को लगता है, तो उसे लगता है मिल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर दंडयायन जो है इंसक्रेटिस से कहता है, इंसक्रेटिस जो है जो कहता है कि मेरे सम्राट ने बुलाया, जिस पर वो कहता है दंडयायन, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। पुनः कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा। कहता है किसी का शासन नहीं है, मेरी आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी होती हैं, प्रकृति ही से मेरा शासन है और किसी से शासन नहीं है। आगे सिकंदर से कहता है न्याय कि राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। राज सत्ता केवल विजयों से नहीं बढ़ती, सुव्यवस्था से बढ़ती है, ये बात कहता है। फिर द्वितीय अंक में जो है कार्नेलिया गाती है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा। इसमें जो प्रसाद जी का है वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जो है निखर कर सामने आता है। एक विदेशी पात्र जो कि एक यवन बालिका है, उस कार्नेलिया के माध्यम से भारत देश का गौरव गान कराना, भारत के अपने देश के प्रति प्रसाद का एक जो है देशभक्ति का एक प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्नेलिया गाती है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मालविका का एक स्वगत कथन है कि फूल हंसते हुए आते हैं और मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, विश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तक रोने के लिए ही वो दुखी है? उसे सारी चीज़ों में दुख ही नजर आता है। मालविका कहती है कि स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु बिछड़ने का भी होता है। स्नेह से, प्रेम से जो है वो क्या होता है, हृदय चिकना हो जाता है, उसमें फिसल भी सकते हो, हंस सकते हो, गिर सकते हो। पंचम दृश्य में अलका गाती है कि प्रथम यौवन मदिरा में मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चीन्हने की न तनिक थी चाह। तो ये जो है गीत गाती है अलका। उसके बाद सप्तम दृश्य में अलका गाती है, बिखरी किरण अकुल व्याल हो, विरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि की रेख। उसके बाद तृतीय अंक में अगर हम देखते हैं, तो तृतीय अंक में द्वितीय दृश्य में चाणक्य कहता है प्रदेश्वर से, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है। ब्राह्मण राज्य नहीं करना चाहता, वो केवल राजाओं को नियमन करता है, रेगुलेट करता है कि राजा कैसे सन्मार्ग पर चलें और कैसे शासन करें जिससे प्रजा का अधिकाधिक जो है प्रसन्न रह सके, लोकतांत्रिक तरीके से कैसे राजा राज्य करे। ये ब्राह्मण काम है नियमन करने का। कार्नेलिया
चाणक्य कहता है परिदृश्य से मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। केवल हमें दुर्बलताओं से नहीं, अपने बल से भी परिचित होना चाहिए। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप, यह सपनों का देश है। यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। कार्नेलिया के कहती है कि मैं देखती हूँ यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्रों का नहीं है, इसमें दो बुद्धियाँ लड़ रही हैं, अरस्तु और चाणक्य। उसके बाद पंचम दृश्य में सुवासिनी गाती है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता है हृदय जैसे अपने आप। उसके बाद छठा दृश्य है, चाणक्य कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुंभला जाता है। समझदारी आने तक यौवन चला जाता है, जब तक हमारे अंदर समझ आती है तब तक शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जैसे जब तक माला गूंथी जाती है फूल मुरझा चुके होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। चाणक्य कथन है, सत्कार कहता है, सावधान होंगे वो जो दुर्बल और अत्याचार करते हैं। चाणक्य से कहता है, चाणक्य कहता है सावधान सत्कार, तो सत्कार कहता है सावधान होंगे वे जो दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं। पीड़ित, पद दलित, सब तरह लुटा हुआ, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी हो, अपने पुत्रों, मृतक पुत्रों से पुत्र गाड़ दिए गए, उनकी हड्डी से सुरंग खोद कर छिपा हूँ, नखों से मिट्टी हटाई हो, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। कहता मेरा पास बचा ही क्या है जो मैं सावधान रहूँ। सत्कार जो है नंद से कहता है जीवित होना। नंद जब कहता है सत्कार से कि मैंने तुम्हें मरवा दिया था, तुम बच कैसे गए, तो तुम अभी जीवित हो। तो नंद से कहता है सत्कार, जीवित हो नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है। नियति जो होती है, डेस्टिनी है, वो तुम जैसे सम्राटों से भी प्रबल है, ताकतवर है, मैं बच गया। चाणक्य कहता है स्मरण रखना होगा, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र पैदा किया है, उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जाती है जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। ये मगध के नागरिकों से चाणक्य कहता है। जब अत्याचार कर रहा होता है नंद, तो उनके खिलाफ भड़काने के लिए उनको सच्चाई का पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ के नागरिकों को जिससे विद्रोह हो तो वो बताता है, जिससे चंद्रगुप्त शासक बन सके मगध पर। ये कहता है, ये वही बात है जैसे हम पढ़ते हैं निबंध में अंग्रेजी के कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। मतलब तुम वहीं तक स्वतंत्र हो जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता में खलल ना हो। उसके बाद चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक में कल्याणी गाती है कि लहरें डूब रही हों रस में, रह न जाए वे अपने बस में। फिर चाणक्य का एक कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है। ये कथन तब आता है जब कल्याणी जो है आत्महत्या कर लेती। तो और चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से, अब तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो गया। इस पर चंद्रगुप्त कहता है कि इतने निष्ठुर गुरुदेव, आप इतने निष्ठुर हो गए। इस पर वो प्रत्युत्तर में चाणक्य कहता है कि महत्वाकांक्षा का जो मोती होता है वो निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चतुर्थ दृश्य है इसका। चंद्रगुप्त कहता है कि विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। चंद्रगुप्त कहता है कि विजयों की सीमा है, विजय कितनी करोगे, लेकिन अभिलाषाएं जो होती, इच्छाएं होती, उनकी कोई सीमा नहीं है। मालविका गाती है, मधुक कब एक कली का है, पाया जिसने प्रेम रस और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता हर अनुराग। फिर मालविका गाती है, बज रही बंसी आठों याम, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। फिर गाती है, ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग। फिर पंचम दृश्य है। चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ। जब वो आरोप लगाता है कि मेरे पिता और माता को आपने किस अधिकार से यहाँ से निर्वासित कर दिया, तो इस पर चंद्रगुप्त जब कहता है तो चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था, मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। अलका का समृद्ध गायन है। हिमाद्रि तुंग संग से अलका गाती है और साथ में कई लोग गाते हैं। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।
असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुक्यो न सूर्य साहसी अरात सैन्य सिंधु में सुवाणाग्नि से जलो प्रवीर हो जाई बनो बढ़े चलो। ये महत्वपूर्ण गीत है, इसको जो है अलका गाती है। अलका आगे कहती है जिसकी खड़ग प्रभा से विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है। कहती है वही वरेण्य है जिसकी खड़ग से जो है विजय का आलोक चमकेगा। चाणक्य कहता है श्रेय के लिए मनुष्यों को सब त्याग करना चाहिए। चाणक्य कहता है मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। मैं केवल वर्तमान के लिए क्रूर हूँ और जो वर्तमान के लिए क्रूर होता है उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। चाणक्य कहता है कि मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को बचाने की सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का है। ब्राह्मण वही है जो सब कुछ पाकर भी उसको समाहित कर ले, उसका अभिमान ना है, उसका अहंकार ना है और उसका जीवन मुक्त वर्षा सा हो, जैसे वर्षा गिरती है ऊपर से और सभी जगह समान गिरती है। उसका ब्राह्मण भी जब ज्ञान का दान दे तो सबको समान रूप से देता है। उसका सप्तम दृश्य है कार्नेलिया कहती है विजयों के प्रवंचना में अपने को न हारिए, महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। कार्नेलिया कहती है कि विजयों के इस प्रपंच प्रवंचना में अपने आप को मत हारो, महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हार जाती है। नवम दृश्य है इसके बाद कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया किससे कहती है? सुवासिनी से कहती है। सुवासिनी गाती है सखे वह प्रेममयी रजनी, आँखों में स्वप्न बनी सखे वह प्रेममयी रजनी। फिर 14वां दृश्य है चंद्रगुप्त सेल्यूकस से कहता है कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके हैं, अब हृदय विनिमय की बारी है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से कहता है कि कुछ चिंता मत करो, हम लोग शस्त्र का विनिमय तो युद्ध कर चुके हैं, अब हृदय विनिमय करेंगे, मतलब तुम्हारी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से होगा। चाणक्य दूरदर्शी था। चाणक्य सोचता था कि यदि विवाह हो जाएगा तो आगे जो है युद्ध रुक जाएगा, चंद्रगुप्त राज निष्कंटक हो जाएगा, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, अन्यथा अगर संधि हो भी गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं टूटेगी। चाणक्य कहता है हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे मैं अभ्यर्थन करूँ। चाणक्य सेल्यूकस फिर कहता है, इस पर कारण देता है कि क्यों विवाह करवा रहे हैं, क्यों संधि क्यों नहीं करवा रहे हैं। किंतु संधिपत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। संधिपत्र जो है वो स्वार्थ से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, स्वार्थ उससे ऊपर होता है। स्वार्थ में आके वो संधिपत्र हमेशा तोड़े जाते हैं। आज भी उसका उदाहरण है कि स्वार्थ में भूत होकर कितनी भी संधि तोड़ दी जाती है। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तो ये हस्ताक्षर है संधिपत्र पर, ये तलवारों का युद्ध को रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं विवाह संबंध से दोनों को जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी पुत्री और चंद्रगुप्त, अपनी शिष्य चंद्रगुप्त। तो ये था चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक प्रकार से। ये जो भी कथन बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।